साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। मैं इस समय व्याकरण पढ़ा रहा हूं और व्याकरण हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा हूं। हिंदी के व्याकरण सबसे ज़्यादा इस समय जो परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश बीएड की जो प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर से ही पूछता है। और यह ग्रामर ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश बीएड स्पेशल ही बना रहा हूँ कि इसी के लिए होगा, लेकिन ये इसका प्रयोग आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा जहाँ हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो चाहे कोई भी पीसीएस का हो, चाहे पीसीएस लोअर का हो, जहाँ भी हिंदी से पूछे जाएँगे या आपका समीक्षा अधिकारी को हुआ, वहाँ भी यह प्रश्न इसी तरह के या सब आएँगे। तो मैं हिंदी का जो ग्रामर है अर्थात व्याकरण है, उसको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। उस कड़ी में अभी तक मैंने वर्णमाला में पढ़ा दिया है। वर्णमाला के बाद हमने स्वरों का उच्चारण भी पढ़ा दिया है। अब आइए मुख के खुलने के आधार पर और उसके बाद मुख के खुलने के आधार पर या जिह्वा के लुंठित होने के आधार पर भी हमने बता दिया है। अब आइए कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो कि मुँह से जैसे मुँह से साँस निकलने या नाक से साँस निकलने, हवा निकलने मतलब मुँह से हवा निकलने या नाक से हवा निकलने के आधार पर कुछ स्वर होते हैं। तो कौन-कौन स्वर हैं जो मुख तथा नाक से हवा के निकलने के आधार पर हमने आज का प्रसंग लिया है कि हवा के मुख तथा नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हवा के मुख तथा नाक से निकलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार के इस तरह के स्वर होते हैं जो हवा कहीं मुख से निकलती है, तो कहीं नाक से निकलती है, कहीं दोनों जगह से नहीं निकलती है, मुख बंद हो जाता है, कहीं कहीं नाक मुँह दोनों से निकलती है। तो ये 4 प्रकार के कौन-कौन से हैं इसके बारे में जान लीजिए। पहला है अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, हुँ, तीसरा है निर्नुनासिक, चौथा है विसर्ग। ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं, जो हवा के नाक तथा मुख के से निकलने के आधार पर होते हैं। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। ये 4 कौन-कौन से हैं? पहला है अनुनासिक, अनुनासिक ठीक? पहला है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब हो गया साफ-साफ हो गया कि इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो अनु प्लस नासिक, ठीक है? 2 ठो बन जा रहे हैं, तो अनु माने होता है मुख प्लस ये नाक हो गया। सीधे-सीधे अपना अर्थ ही बता रहा, अनुनासिक का मतलब साफ-साफ हो गया। अर्थात मुख और नाक, ठीक है? मुख और नाक दोनों से, समझिए इसका अर्थ। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुख से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, ठीक है? अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो ना इनका उच्चारण नाक से और मुख से दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। ये इसमें समय कम लगता है, ठीक है? समय कम लगता है। इसमें समय बहुत अल्प समय में बोल दिया जाता है। याद रखिएगा बहुत कम समय में अनुनासिक शब्द ऐसे जब आएँगे, स्वर ऐसे आएँगे, जिनको नाक और मुख दोनों से बोला जाता है, दोनों से हवा निकलती है और बहुत कम अल्प समय में ही यह समाप्त हो जाता है। इसका उच्चारण का एक तर्क यही है, ठीक है? नाक और मुख दोनों से, तो अनुनासिक, अनुनासिक कौन से जो स्वर होते हैं अनुनासिक कौन होते हैं? इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से करके आधा चंद्रमा लगा के इसमें बिंदी लगा दिया जाता है, ठीक है? ये चंद्र बिंदु इसे कहा जाता है, ठीक है? ये क्या है? चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु है। तो यह अनुनासिक जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में लघुता रहती है। लघुता मतलब कम समय लगता है, ठीक? तो इसके उच्चारण में लघुता रहती है। यह नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण होता है या नाक मुख दोनों से इसकी हवा निकलती है, टकराती है हवा। तो अनुनासिक शब्द कौन है ये? ये है अनुनासिक, ठीक है? अनुनासिक।
ये अनुनासिक, अनुनासिक है चंद्र बिंदु, ठीक है। जो चंद्र बिंदु लगता है किसी भी शब्द के ऊपर इस तरह से लगता है तो समझ लीजिए कि यह मुख और नाक दोनों से उच्चारण हो रहा है, हवा दोनों से निकल रही है। ये ठीक है, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखना हो तो। हाँ? अनुनासिक किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है, ठीक है, दोनों से होता है तथा उच्चारण लघुता होती है। लघुता मतलब कम समय में ही, अल्प समय में ही उच्चारण कर दिया जाता है, तो उच्चारण में लघुता होती है, बहुत कम समय में उच्चारण हो जाता है। तो यह चंद्र बिंदु, तो इसके स्वरों में ऐसे स्वर या अनुनासिक में लिख लीजिए, इसमें इसमें स्वरों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है तथा उच्चारण लघुता होती है। उच्चारण में लघुता होती है, अर्थात जब बोलेंगे तो पट दे खत्म हो जाएगा समय, इसका बहुत शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसकी पहचान है कि चंद्र बिंदु यह उच्चारण में लघुता, इसे अनुनासिक, अर्थात अनु मतलब मुंह, नासिक मतलब नाक, मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होने वाला या दोनों से हवा निकलने के आधार पर या स्वरों का उच्चारण के आधार पर। और दूसरी इसकी पहचान क्या है कि बहुत कम समय में बोल दिया जाता है। इसके उदाहरण स्वरूप जो शब्द हैं कौन कौन से हैं, दो चार उदाहरण देख लीजिए। दांत, जैसे गांव, गांव में ये लगा लगा ना, तो गांव नहीं कहेंगे, गांव, गांव देख रहे हैं, गांव देखें, मुंह और नाक दोनों से हवा निकल रही है और इसका दोनों से उच्चारण होगा गांव, मुंह और नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है गांव। कम समय, अल्प शब्द, देखिए एक तो मुंह और नाक दोनों से निकलेगा, दूसरा अगर मुंह और नाक, ऐसे शब्द जो इनके जिनमें मुंह और नाक दोनों से लगता है तो चंद्र बिंदु लगेगा, याद रखिएगा। चंद्र बिंदु जहां लग गया तो सीधे सीधे वो तद्भव है, हर चंद्र बिंदु लगभग लगभग तद्भव होता है। गांव हो गया, दांत हो गया, दांत, दांत तो नहीं कहेंगे, दांत कहेंगे, गांव दांत कहेंगे, इसमें अल्पता है, उच्चारण में लघुता है। अजान खत्म हो गई है। ये दांत, गांव, गांव दांत, जैसे इसको उच्चारण में क्या है, लघुता है। आंगन, आंगन जिसमें उच्चारण में लगता हो, और दूसरी पहचान है कि मुख और नाक दोनों से इसके हवा निकले, मतलब हवा क्या, इसके स्वर निकले। तो आंगन हो गया, गांव, दांत, आंगन, सांचा, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। गांव, दांत, आंगन, सांचा, देखिए इसके उच्चारण में लगता है और नाक, इसके इसमें स्वरों, जो स्वर हैं, उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो रहा है। बोलिए, गांव, गांव, मुंह, गांव, मुंह से भी देखिए हवा उष्मा निकल रही है और नाक से भी गांव, गांव, देखिए गांव, यानी कि दोनों से निकल रही है, दोनों से स्वर निकल रहे हैं, ठीक है। आंगन, दांत, है, सब में क्या चंद्र बिंदु लगेंगे। यही है अनुनासिक। तो अनुनासिक की पहचान है अनु धन नासिक, अर्थात मुंह और नाक दोनों से जो उसका उच्चारण हो और उच्चारण में लघुता हो, अल्प समय में इसका उच्चारण कर दिया जाए, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक का उदाहरण हमने बता दिया कि ये चंद्र बिंदु, इसका जो चिन्ह है, इस तरह से आधा चंद्र लगा के उसे बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु हो गया। और उसका उदाहरण में गां, दांत, नाक, कान, जैसे दांत, आंख, सांचा, इस तरह के उदाहरण है। दूसरे स्वर वर्ण जो कि हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर कौन सा है, अनुनासिक के बाद अनुस्वार आता है, अनुस्वार लिख लीजिए,
आता कुछ नहीं है, ये अपने ऊपर है, जिसको जैसे मैं समझा दूं जिधर। अनुस्वार की पहचान क्या है? अनुस्वार कहाँ लगेगा? अनुस्वार वहां होता है जहां ध्वनि केवल नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती है। जब ध्वनि केवल नाक से निकले, अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात अनु माने मुख हो गया, ये स्वर हो गया, ठीक है। मुख से स्वर न निकले, जहां मुख से स्वर न निकले अर्थात अनुस्वर। अनुस्वर, अनुस्वर मतलब मुख से स्वर न निकले अर्थात केवल नाक से निकले, ठीक है। तो वहां अनुस्वार लगता है। अनुस्वार का जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है? इस तरह का एक बिंदु लगती है ना, इस तरह से, यह अनुस्वार है, ठीक है। इस तरह यह चिन्ह अनुस्वार है। यह इसमें ध्वनि, ठीक है, इस इसके स्वर नाक से निकलते हैं, ठीक है, नाक से, मुख से नहीं निकल। अनुस्वार, अनुनासिक, अनु मुंह और नाक दोनों से अनुस्वार, ठीक है। नाक से मुख से नहीं निकलते, केवल नाक से निकलते हैं। देखिए स्वर नाक से निकलते हैं। इसकी एक पहचान ये हो गई है। और दूसरा चीज क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यह क्या है? अनुस्वार, यह स्वर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, आने वाला व्यंजन है, व्यंजन, ठीक है। तो अनुस्वार का जो चिन्ह है ये है, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से नहीं होता है, या ये वाला वही चीज यहाँ है। तो अनुस्वार का पहचान होती है, या मुख से इसकी ध्वनि नहीं निकलती है, केवल नाक से निकलती है। नाक से जब ध्वनि निकलती है अनुस्वार होता है। इस तरह से पूछेगा कि जिसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है तो अनुस्वार, मुख और नाक दोनों से निकलती है तो याद रखिएगा अनुनासिक। इसका चिन्ह ये है। इसका उदाहरण लिख लीजिए अनुस्वार का। उदाहरण कौन कौन से हैं? अंगूर, अंगूर, देखिए अंगूर, मुंह मुंह से उच्चारण करिए अंगूर, मुख से एकदम हवा नहीं निकलेगी, अंगूर, मुख से एकदम हवा नहीं निकलेगी, तो नाक से हवा निकलेगी और नाक से ही ध्वनि निकलेगी। मुख बंद हो जा रहा है, मुख से हवा निकलना, अंगूर, अंगूर, ठीक। अंगद, अंगद, अंगूर, अंगद, कंकड़, कंकड़, ठीक है। इसका देखिए उच्चारण जब भी करेंगे तो मुख से ध्वनि नहीं निकलेगी, केवल नाक से ध्वनि जब निकलती है तो यह अनुस्वार होता है। और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक है। देखिए स्वर है, अ के बाद अंग है, स्वर के बाद आता है, याद रखिए इसकी एक पहचान है। और अनुस्वार की, इससे पहले स्वर अ क्या स्वर है, इसके बाद यह व्यंजन है, ठीक। इसके बाद देखिए यह भी स्वर है, इसके बाद यह व्यंजन है। फिर क देखिए, अब क लगता है कि क में स्वर नहीं है, लेकिन क के साथ अ जुड़ा है ना, क धन अ मिलके हुआ है ना, क बराबर क हुआ है ना, इसीलिए क में। तो दोस्तों ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन हमने बताया ना, तो ये क है, हाँ, क में अ जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है, इस स्वर के बाद ये लगा है बिंदी, ठीक है। यही अनुस्वार की पहचान। स्वर के बाद यह नाक से, पहली पहचान तो अनुस्वार की है कि यह नाक से इससे हवा निकलती है, इसके स्वर नाक से निकलते हैं। दूसरी पहचान यह है कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, स्वर के बाद यह आता है। क के बाद अ के बाद अंग है, कंग, कंग, तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। ये है अनुस्वार की पहचान, ठीक है। अनुस्वार अर्थात जो जिसमें जिसके जिसमें जो कि ध्वनि मुख से न निकल के केवल नाक से निकलते हो। और अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों से। तो चंद्र बिंदु क्या है? नाक और मुंह दोनों से जब बोलिएगा ध्वनि निकलती है तो मान लीजिए कि एक चंद्र बिंदु लगाना है। और इस तरह का बिंदु जो लगाना है,
अनुस्वार का, तो ये स्वर के बाद एक पहचान ये स्वर के बाद निकलते हैं और दूसरी पहचान है कि ये नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, मुंह बिल्कुल बंद रहते हैं, मुंह से निकलती नहीं है ध्वनि। इसका उदाहरण है अंगूर, बोलिए अंगूर, अंगूर देखिए मुंह से नहीं निकला, अंगूर, अंगद, कंग, तो इसकी ये पहचान है, ठीक है। अब तीसरा है अनुनासिक, अनुस्वार तथा, अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो है निर्नुनासिक, 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 अर्थात ऐसे स्वर जो न तो नाक से निकलते हो न मुख से निकलते हो, नाक और मुंह दोनों से न निर्नुनाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये है, नाक नहीं मुख से, इसमें थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, इसको सुधार लीजिएगा। निर्नुनासिक में क्या होता है कि जिस प्रकार से अनुस्वार में केवल नाक से ध्वनि निकलती है, ठीक है, केवल नाक से ध्वनि निकलती है, इसी प्रकार से निर्नुनासिक में क्या होता है, निर्नुनासिक में केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर, सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। इसमें केवल मुंह से, ठीक है, केवल केवल मुंह से, थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया, उसको मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। केवल मुंह से बोले जा, निर्नुनासिक का मतलब हो गया जो कि नाक, निर्नु नि है, अनु, नि मतलब नासिक, मतलब जैसे नाक भी आ गया, मुंह भी आ गया, और नी, अर्थात नाक से न बोल करके बिल्कुल मुंह से बोले जाने वाला, ठीक है। निर्नुनासिक का मतलब साफ साफ अर्थ होगा कि केवल मुंह से निकलने वाला ध्वनि, ऐसे स्वर जो केवल मुंह से निकलते हैं वो निर्नुनासिक कहला जाते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाला, बोले जाने वाला सस्वर, ठीक, सस्वर, तो केवल मुंह से जो बोला जाता है तो ये निर्नुनासिक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो केवल मुंह से निकलने वाले ध्वनि या स्वर ही निर्नुनासिक कहे जाते हैं, निर्नुनासिक। जैसे इसमें मुंह से, नाक से एकदम बिल्कुल ध्वनि नहीं निकलेगी, इधर उधर, पहचाना ना, यह निर्नुनासिक है, इधर उधर, आप, अपना, घर, आप, अपना, आपका, हाँ, आदि, सब, ठीक, इस तरह के देखिए जो जो ये शब्द आ रहे हैं ये इनकी पहचान क्या है, इसमें नाक से ध्वनि बिल्कुल नहीं निकल रही है, ठीक है, नाक से ध्वनि बिल्कुल नहीं निकल रही, इसलिए केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर होते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक आदि, इधर, उदाहरण देख लीजिए, आदि, इधर उधर, आप, तुम, ये वो, तो नाक से ध्वनि नहीं निकल रही है, इसमें केवल मुंह से निकल रही है। तो तीन 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 ध्वनियां, तीन प्रकार के स्वर हो गए, एक अनुनासिक, नाक मुंह दोनों से, एक अनुस्वार जिसमें केवल नाक से निकलती है, निर्नुनासिक केवल मुंह से निकलता है, ठीक है। अनुनासिक नाक मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है और इस तरह का चिन्ह भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, नाक और मुंह, नाक तथा मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है और उच्चारण में लघुता रहती है, तो ये क्या है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि उच्चारण में लघुता हो, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में लघुता हो तथा ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती हो तो अनुनासिक, नाक अनु और नासिक मतलब मुंह और नाक, अनुनासिक, ठीक है, मुंह और नाक दोनों से निकल रही है। ऐसी ध्वनि जो केवल नाक से निकलती हो तो यह अनुस्वार हो गया, ठीक है, ऐसी ध्वनि जो केवल नाक से निकलती हो तो उसे अनुस्वार हो गया। या ऐसी ध्वनि जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है उसे क्या कहें, अनुनासिक, हमने कहा ना स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, तो ऐसी ध्वनि या ऐसे स्वर जो केवल नाक से निकलता है तो ये अनुस्वार,
या स्वर के आने के बाद आने वाला व्यंजन क्या कहा जाएगा, यह भी अनुस्वार है। दोनों पहचान है इसकी। इसके बाद निर्नुनासिक अर्थात नाक से ध्वनि न निकल के केवल मुंह से निकलती है, केवल मुंह से निकलती। आप इधर उधर गांव में देखिए नाक से निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यह निर्नुनासिक हो गया। एक और बचता है विसर्ग, ठीक है, इतना लिख लीजिए। विसर्ग को भी मैं इसी में बता दे रहा हूं, थोड़ा कैमरा नीचे कर दे रहा हूं। चौथे नंबर पर ध्वनि है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का पहचान ये है इस तरह से। कभी भी जो पढ़े होंगे तो हमने बताया ना कि जो इसमें से जो 13 स्वर हो जाते हैं, तो अंग एक हो गया, अनुस्वार निकल गया, एक अह निकल गया। तो जो अह लगाया जाता है किसी भी के बाद विशेषता हो गया, दुख के बीच में लगाया जाए इस तरह से ना अह करके, तो इस तरह के इसका चिन्ह है यह ध्वनि चिन्ह, ठीक है। यह अह कहा जाता है, ठीक है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह भी क्या है, स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद है आता है। कोई भी होगा जो उसमें स्वर होंगे वो स्वर के बाद ही आएगा, व्यंजन के बाद नहीं आएगा। हर एक स्वर के बाद ये विसर्ग आएगा, ठीक है। तो स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ह ना, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ह होता है। इसमें उच्चारण अ की तरह होता है, ह की तरह होता है। यह क्या है, यह व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। यह व्यंजन है। व्यंजन का मतलब समझिए गए होंगे, जिसमें स्वर नहीं लगा है, जिसमें स्वर हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हो जाता है। व्यंजन बिना स्वरों का नहीं चलता। तो यह व्यंजन अह, जैसे अह कहें, अह नहीं कहेंगे, अह कहेंगे तो अ उसमें स्वर लग जा रहा है। लेकिन अह कहेंगे, इसी तरह से क, अह, अतः, अतः का उदाहरण देते हैं ना, जैसे लिखते अतः, अतः, अतः ह नहीं कहते हैं, अतः ह करके होता है। तो अतः कह दिया तो हमने कहा यह व्यंजन है, ठीक है। विसर्ग क्या है, यह एक व्यंजन है, स्वर के बाद आता है, लेकिन यह एक व्यंजन है, याद रखिएगा। संस्कृत में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, हिंदी में अब इसका धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। तत्सम शब्दों में इसका भी उपयोग होता है, याद रखिएगा। विसर्ग शब्द जहां भी लगा है समझ लीजिए कि वह तत्सम है। अधिकांशतः 99%, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं कुछ शब्द, लेकिन जहां तत्सम, जहां विसर्ग लगा समझ लीजिए वो तत्सम। और अनुस्वार भी जहां लग जाता है, ये अनुस्वार भी जहां लग जाता है ये भी तत्सम माना जाता है। तब तत्सम और तद्भव जब पकड़ेंगे जब बाबत में, तो अनुस्वार लगा है तो तत्सम ही 99% तत्सम होता है। अपवाद स्वरूप कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। और चंद्र बिंदु जहां लग जाता है, अनुनासिक जहां लग जाता है, तो समझ लीजिए कि वो साफ साफ है कि वो तद्भव है। 99% शब्द तद्भव ही होते हैं चंद्र बिंदु वाले। कुछ चंद्र बिंदु वाले होते हैं अपवाद स्वरूप दो चार थे, जो कि वो तत्सम होते हैं। तो विसर्ग क्या है, यह ह की तरह उच्चारण होता है, यह भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग क्या है, एक व्यंजन है, क्योंकि इस उच्चारण में जो इसका उच्चारण होता है इसमें समय बहुत कम लगता है। तो ठीक है। ये हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर हमने स्वरों का वितरण किया था या वर्गीकरण किया। चार स्वर हमने बताया कि हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है अनुनासिक, मुंह और नाक से दोनों से जिसकी ध्वनि निकलती हो और उच्चारण में लघुता होती हो, अर्थात उच्चारण में कम समय लगता हो, अनुनासिक हो गया। उसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार को एक बिंदु ऊपर लगा दी जाए तो अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार प्रायः शब्द जितने होते हैं अनुस्वार शब्द वो सब प्रायः तत्सम होते हैं। अनुस्वार में केवल नाक से ध्वनि निकलती है या स्वर के बाद आने वाला ध्वनि है, स्वर के बाद ये लगता है अनुस्वार। इसमें केवल अनुस्वार में नाक से ध्वनि निकलती है। इसके बाद निर्नुनासिक, निर्नुनासिक में नाक से ध्वनि न निकल के केवल मुंह से ध्वनि निकलती है, तो वह निर्नुनासिक कहलाता है। जिसका उदाहरण हमने निर्नुनासिक दे दिया। आप, इधर उधर, तुम, ये सब क्या है, निर्नुनासिक है।
यह मुख से बोले जाने वाला सस्वर है, केवल मुख से बोला जाता है। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग को अह की तरह ह उसमें उच्चारण में आता है, जब भी उच्चारण करेंगे तो ह होगा। और यह कंसोनेंट अंग्रेजी में ना हिंदी में सुनिए, व्यंजन की तरह इसका उच्चारण, व्यंजन है यह एक व्यंजन है। व्यंजन में क्या होता है, स्वर नहीं लगा होता। जब स्वर नहीं लगा है तो ह न कर करके ह अह कहेंगे तो इसमें स्वर नहीं लगा। तो यह भी क्या होता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसी में थोड़ा सा एक और बचा है, उसको बता देते हैं। एक टिप्पणी लिख लीजिए। टिप्पणी यह है कि अनुस्वार तथा विसर्ग जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अनुस्वार विसर्ग अनुस्वार तथा विसर्ग ठीक है, अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार इस तरह से बिंदु लगती है ऊपर, और विसर्ग सामने लगता है। ठीक है, जैसे अतः हमने लिखा, तो ये क्या हो गया, ये विसर्ग लग गया। ठीक है, तो ये व्यंजन है, यह स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। इसमें स्वर नहीं लगा है, एक आधा मात्रा है इसमें तो विसर्ग हो गया। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग। देखिए इसकी विशेषता एक ये होती है, ये स्वर भी है, यह स्वर भी है, यह व्यंजन भी है, व्यंजन भी है। स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, अर्थात यह स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। अनुस्वार विसर्ग की पहचान है कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न तो व्यंजन है। न तो स्वर है, न तो स्वर है, न तो व्यंजन है। न तो स्वर है न तो व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। किंतु यह स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं। देखिए ये स्वर भी है, व्यंजन भी है। न तो स्वर है न तो व्यंजन है। ठीक, यह स्वरों के सहारे चलते हैं। ठीक है, यह स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। स्वर तथा व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। स्वर तथा व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार और विसर्ग, याद रखिएगा, स्वर और विसर्ग दोनों का प्रयोग होता है। अंगद रंग, इस संबंध में आचार्य किशोरी दास ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह यह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग को क्या कहा गया है, अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात योग न होने के बाद भी साथ साथ चलते हैं। योग न होने के बाद भी जो साथ साथ चले, इनमें संयोग नहीं होता, अर्थात मिलन नहीं होता है। अर्थात इनमें मिलन नहीं होता है, एक दूसरे से मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी यह साथ साथ ही चलते हैं। तो योग न होने पर भी, ठीक है, योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलना, चलते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। योग न होने पर भी साथ साथ चले तो ये अयोगवाह हो जाए, अर्थात वाह मतलब चलना, वहन करना। तो अयोगवाह, तो ये स्वर भी है व्यंजन भी। न तो स्वर है न तो व्यंजन है, या किंतु स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर तथा व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसे इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को यह अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह अर्थात योग न होने पर भी साथ साथ चलने वाला, अर्थात इन दोनों में मिलन नहीं होने की संभावना होती, लेकिन फिर भी ये साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक, बिना इसके दूसरे का काम नहीं चलता, इसलिए ये अयोगवाह कहे जाते हैं। इसके बाद ये कुछ ऐसी ध्वनियां थी जिनको बारे में हमने बताया कि इनकी विशेषताएं क्या रही हैं। इसमें मुंह और नाक से ध्वनियों के निकलने के आधार पर ध्वनियों का हमने वर्गीकरण किया। अब आगे और भी एक इस वर्णमाला में
2 चैप्टर और बचा है, उसको मैं पूरा करने ही वाला हूँ। कि हमने शुरू-शुरू में बता दिया कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहाँ-कहाँ से बोला जाता है और कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं जो कंठ है, कौन स्पर्श है, कौन मूर्धा है, हाँ? स्पर्श है, कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है, कौन घोष है, कौन अघोष है। लेकिन अब कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं, सारी ध्वनियों का कि एक ही साथ 2 जगह 2 अंगों से बोली जाती है। जैसे कंठ और ओठ से भी बोला दंत, ओठ, दाँत और ओठ एक साथ मिला कर के भी बोली जाती है। अब कंठ और ओठ से मिलाते हैं, कंठोष्ठ हो गया, दाँत दंतोष्ठ हो गया, इस तरह मूर्धाओष्ठ हो गया, मूर्धा दंत हो गया, है ना? मूर्धा मूर्धा तालव्य हो गया, तालव्य मूर्धा हो गया। तो जो मुख में जो बोलने का जो जगह स्थान है, उसके आधार पर तमाम जो ध्वनियाँ हैं या वर्ण हैं, इन वर्णों का मुख्य किस अंग से कब उच्चारण होता है, तो इसके बारे में प्रश्न बनता है। इसलिए अगला वीडियो हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएँगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है? और वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में लेकर आएँगे। नमस्कार और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें।